क्या शी जिनपिंग सत्ता पर अपनी पकड़ खो रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के नए संकेत, हो सकता है कि वे उससे तंग आ रहे हों। नया साल मुबारक हो और आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं और अगर आपने नहीं सुना है तो हमारा मर्चेंट स्टोर लाइव है। अपने आप को इस तरह की एक टी शर्ट या हमारे कई अन्य टी शर्ट और मग में से एक प्राप्त करें। चयन देखने और शो का समर्थन करने के लिए चाइना अनसेंसर्ड टीवी मर्चेंडाइज पर जाएं। लिंक नीचे है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उच्चतम स्तरों के भीतर बड़े पैमाने पर राजनीतिक अंदरूनी कलह है और युद्ध के संकेत चीनी प्रचार में फैल रहे हैं। क्या यह इस बात का संकेत है कि पार्टी के कुछ हिस्से चीनी नेता शी जिनपिंग के खिलाफ हो रहे हैं? मुझे लगता है कि यह हर किसी के पसंदीदा चीनी कम्युनिस्ट सोप ओपेरा सामान्य शत्रुता के एक और एपिसोड का समय है। पहले सामान्य शत्रुता पर जीवन या मृत्यु। शी जिनपिंग और पूर्व चीनी नेता और सॉसेज जियांग जेमिन से बंधे एक राजनीतिक गुट के बीच युद्ध सिर पर आ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी बैठक को एक साल से भी कम समय रह गया है। क्या शी जिनपिंग सत्ता पर काबिज होने और आजीवन अध्यक्ष घोषित होने का प्रबंधन करेंगे, या उसकी महत्वाकांक्षा उसके सबसे बड़े दुश्मन के हाथों बर्बाद हो जाएगी? 2022 के अंत में चीन 20वीं पार्टी कांग्रेस का आयोजन करेगा। सभी को उम्मीद है कि शी जिनपिंग इस आयोजन का इस्तेमाल अपने शासन को अनिश्चित काल तक बढ़ाने के लिए करेंगे। इसके लिए वह आधार तैयार कर रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी छवि में कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को फिर से बनाया, जिसे ऐतिहासिक संकल्प कहा जाता है, उसका उपयोग करना। हमने उसके बारे में एक पूरा एपिसोड किया था, इसलिए कुछ पृष्ठभूमि के लिए इसे देखें। लेकिन मूल रूप से शी ने खुद को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उद्धारकर्ता के रूप में फिर से लिखा। यहाँ कहानी है उनके दृष्टिकोण से। माओ समग्र रूप से बहुत महान थे, भले ही उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति के दौरान चीजों को खराब कर दिया था। माओ के बाद आए डेंग शियाओपिंग ने सुधार और खुलेपन नामक अपनी पहल के साथ चीजों को वापस पटरी पर ला दिया। लेकिन अब सुधार और उद्घाटन समाप्त हो गया है और यह शी जिनपिंग है जो चीन के लिए सच्ची महानता हासिल करेंगे। पार्टी के व्यापक नेतृत्व के अपने साहसिक दृष्टिकोण और एक नए युग के लिए चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद पर उनके रोमांचक शी जिनपिंग विचार के साथ। जब से शी ने अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा है, तब से सरकारी पीपुल्स डेली इसे बढ़ावा देने के लिए एक प्रचार श्रृंखला चला रहा है। लेकिन 9 दिसंबर को जब ये पीस सामने आया तो काफी लोग हैरान रह गए। यह उन सभी महान चीजों के बारे में बात करता है जो पूर्व नेताओं डेंग शियाओपिंग, जियांग जेमिन और हु जिनताओ के तहत सुधार और खुलेपन के तहत हुई थी। लेकिन 4000 अक्षरों के लंबे निबंध में यह एक बार शी जिनपिंग थॉट या उनके नए युग का उल्लेख नहीं करता है। और ये एक प्रचार लेखक द्वारा लिखा गया था जो मुख्य रूप से जियांग गुट के प्रमुख सदस्यों के अधीन काम करता था। क्या ये इस बात का संकेत है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शी जिनपिंग से तंग आ रहे हैं? क्या ये उसके लिए अंत की शुरुआत है? ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। तो यह लेख, जिसमें शी जिनपिंग का कोई जिक्र नहीं है, क्यू किंगशान द्वारा लिखा गया था। सिनो इनसाइडर के अनुसार क्यू ने जियांग गुट प्रभावित प्रचार तंत्र में सेवा की और जियांग गुट के प्रभुत्व के युग के दौरान कई जियांग गुट प्रांतीय पार्टी के आकाओं के अधीन काम किया। क्या यह संकेत है कि शी जिनपिंग के शासन को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष है? सतह पर यह निश्चित रूप से इस तरह देखा जा सकता है, और निश्चित रूप से चीन के बहुत से विश्लेषक इसे इस तरह से ले रहे हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ हो सकता है। अधिक संदर्भ के लिए आपको कुछ दिनों बाद सामने आए इस अंश को देखना होगा। यह शी के ऐतिहासिक प्रस्तावों के बारे में प्रचार लेखों की श्रृंखला में एक और है, और मुख्य बिंदु व्यापक नेतृत्व है। यह उस सामूहिक नेतृत्व से बहुत अलग है जिसके बारे में पार्टी बात करती थी। सामूहिक नेतृत्व के पीछे विचार यह था कि पोलित ब्यूरो की सभी स्थायी समिति सामूहिक रूप से निर्णय लेंगी। स्थायी समिति पर हावी होने पर जियांग गुट को यह पसंद आया, लेकिन अब वे व्यापक नेतृत्व की बात कर रहे हैं जहां शी जिनपिंग व्यापक नेता है।
मैं इस टुकड़े को गा रहा हूं क्योंकि यह मूल रूप से मैंने आपको दिखाए गए पहले के विपरीत है। इसमें सिर्फ शी का जिक्र है और देंग जियाओपिंग का उल्लेख नहीं है। जियांग जेमिन या हु जिनताओ और वह डिजाइन द्वारा है। ये दो प्रचार अंश जियांग गुट पर शी जिनपिंग के नवीनतम हमले को बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। दूसरा लेख कहता है, सुधार और खुलेपन के तहत, जो कि बहुत अच्छा था, पार्टी के नेतृत्व की सामग्री और पद्धति में विचलन था, जिसका प्रभाव 18वीं पार्टी कांग्रेस के बाद तक वास्तव में समाप्त नहीं हुआ था। 18वीं पार्टी कांग्रेस क्यों तभी शी सत्ता में आए। लेख शी से पहले पार्टी में सभी भ्रष्टाचार के बारे में बात करता है, लेकिन शुक्र है कि शी ने वह पूरा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया जिसने 10 लाख से अधिक अधिकारियों को हटा दिया, जिनमें से सभी निश्चित रूप से भ्रष्ट थे और पूरी तरह से राजनीतिक अंदरूनी कला के शिकार नहीं थे। इसलिए मूल रूप से चीनी प्रचार में जो ऐतिहासिक आख्यान पेश किया जा रहा है वह यह है कि माओ ने पंगा लिया, सुधार और खुलापन उसे ठीक करने का एक प्रयास था, लेकिन यह तब तक विफल रहा जब तक शी जिनपिंग आए और पार्टी को बचाया। तो पहला लेख क्यों, जिसे किसी ने लिखा है जो जियांग के लोगों के अधीन काम करता था। खैर, शी डेंग की सुधार और खुलेपन नीति को हाशिए पर रखने और अपने पूर्ववर्तियों की राजनीतिक विरासत से खुद को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? वह डेंग की छाया में नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कि उसकी नीतियां, विशेष रूप से वैश्विक होने की उसकी नीति को अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि या ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में देखा जाए, न कि जियांग की तरह डेंग के सर और खुलेपन के पालन के परिणाम के रूप में हो। तो यह समझ में आता है कि पहला लेख सुधार और खुलेपन के बारे में शी का उल्लेख नहीं करता है। फिर एक और लेख केवल शी के बारे में बात करते हुए आता है और कैसे सुधार और खुलापन काम नहीं करता। साम्यवाद को बचाने के लिए शी जिनपिंग की जरूरत पड़ी, लेकिन लेखक को किंगशान के जियांग गुट से क्या संबंध है, समझाने में काफी आसान। उसने बड़े नाम वाले जियांग लोगों के अधीन काम किया, लेकिन वह कभी भी रैंक नहीं बढ़ा। वह मूल रूप से किंगई के बैकवाटर प्रांत में फंस गया था, जो निम्न स्तर के प्रचार कठपुतली के रूप में काम कर रहा था। वास्तव में जियांग के करीबी लोगों ने रैंक बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि 2018 तक अनिवार्य रूप से शी द्वारा पदोन्नत नहीं किया गया था। इसलिए शी जिनपिंग अपने ऐतिहासिक संकल्प के साथ एक प्रचार कथा बना रहे हैं जो कहता है कि उनके राजनीतिक दुश्मनों ने चीन को बर्बाद कर दिया और यह केवल शी का धन्यवाद था कि चीजें सही समय पर बच गई। तो क्यों न उन्हें आजीवन राष्ट्रपति बना दिया जाए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में समाचार प्राप्त करना आसान नहीं है, इसलिए हम शो को जारी रखने के लिए आपके समर्थन पर भरोसा करते हैं और इसीलिए मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं, जो प्रशंसक क्राउड फंडिंग वेबसाइटों पेट्रों और लोकल पर $1 या उससे अधिक के साथ शो का समर्थन करते हैं। मकडेल टैजक स्थानीय लोगों से पूछता है, सीसीपी कैसे समाप्त हो सकता है? क्या युद्ध परिहार्य है या क्या ऐसे शांतिपूर्ण तरीके हैं जिनसे चीन सीसीपी से छुटकारा पा सकता है और एक स्वतंत्र लोकतंत्र में परिवर्तन कर सकता है? कैसे? यह वास्तव में $1 मिलियन का सवाल है। मुझे निश्चित रूप से नहीं लगता कि युद्ध परिहार्य है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सुपर भ्रष्ट है। अर्थव्यवस्था लगातार चरमराने के कगार पर है, लेकिन मैंने सुना है कि सोवियत संघ के अंतिम आर्थिक पतन के बीच 1950 के दशक में शुरू हुए थे, इसलिए इन चीजों में समय लग सकता है। चीन के भीतर हमारे स्रोतों से हम जानते हैं कि वहां के लोग पार्टी के पहले से कहीं अधिक आलोचनात्मक हैं। एक समय था जब लोग पार्टी के बारे में कुछ भी बुरा कहने से भी डरते थे। यह बहुत बदल गया है। जब चीनी लोग, विशेष रूप से शक्तिशाली अभिजात वर्ग या सेना के बीच आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी से तंग आ चुके हैं, तो यह ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन यह मुझे याद दिलाता है, हमने चीनी कार्यकर्ता यांग जियानली का साक्षात्कार लिया है। उन्होंने 21वीं सदी में चीन के लिए फाउंडेशन की स्थापना की। एक फाउंडेशन विशेष रूप से यह जांचने के लिए तैयार है कि सीसीपी गिरने के बाद क्या होता है। चाइना अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट पर उनके साथ हमारा साक्षात्कार देखें। मैं नीचे एक लिंक डालूंगा। आपके प्रश्न और आपके समर्थन मकडेल टैजक के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह आप सभी को धन्यवाद जो चीन को बिना सेंसर किए देखता है। नए एपिसोड के लिए हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को वापस देखना सुनिश्चित करें, क्योंकि YouTube शायद आपको सूचित नहीं करेगा।
और सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता ली है।